नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। इस सीरीज में हम पढ़ेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के जो परीक्षा होने वाली है उस परीक्षा के लिए जो अवध सीरीज मिलती है, अवध सीरीज को हम पढ़ेंगे। ये अवध सीरीज BA प्रथम सेमेस्टर भूगोल विषय की है। इस अवध सीरीज में जितने भी संभावित प्रश्न दिए गए हैं, इन सभी प्रश्नों की हम आसान भाषा में विस्तार पूर्वक व्याख्या करते हुए आपको समझाएंगे। प्रश्नों का उत्तर हम आपको कहानी के रूप में बताएंगे ताकि आप बेहतरीन तरीके से समझ जाएं और याद कर लें सभी चीज़ों को। तो मेरा दावा है कि आपको सभी चीज़ें बड़ी ही आसान भाषा में, आसान शब्दों में एक कहानी की तरह याद हो जाएंगी अगर आप मेरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखते हैं तो। मुझे पता है कि जब ये अवध सीरीज आप पढ़ते हैं और आपने किताबों को कभी नहीं पढ़ा है तो आपको बड़ी समस्या आती है इस अवध सीरीज को समझने में। आप कितना भी रट लीजिए, पढ़ लीजिए, एग्जाम सेंटर में बैठेंगे तो आपको अधिकतर बातें भूलती हुई नज़र आती हैं क्योंकि आपने वर्ष भर पढ़ा नहीं है। फिर भी आपके लिए पुस्तक बहुत ही सहयोगी है, सभी विद्यार्थियों के लिए सहयोगी है। जिन्होंने वर्ष भर पढ़ा है उनके लिए तो बहुत ही बेहतर है, लेकिन सिर्फ इसी के भरोसे आप परीक्षा दीजिए ये थोड़ा सा बेहतर कम है। लेकिन अगर यदि आप नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, इसे ही पढ़िए। लेकिन अगर आप कभी नहीं पढ़े हैं किताबों को, यदि आप पढ़े हैं, सभी के लिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस वीडियो में, इसको अच्छे से समझ लीजिए। आप भूगोल की विषय वस्तु को आसान भाषा में विस्तार पूर्वक उसके कॉन्सेप्ट को समझते हुए चीज़ों को समझेंगे, जिससे आपके लिए अवध सीरीज और ज़्यादा जो है कामगर हो जाएगी, आपके लिए और ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगी। तो भूमिका न बनाते हुए आइए हम शुरू करते हैं। इस अवध सीरीज में जो भी प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को जो है 3 श्रेणियों में बांटा गया है, 3 खंडों में बांटा गया है। पहला खंड है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। आपको दिखाई दे रहा होगा कि अति लघुत्तरीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें क्या है, खंड A V आकार की घाटी, गोखुर झील, जलप्रपात, गीजर इत्यादि ये सारे प्रश्न हैं। आप देखेंगे कि अति लघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या इसमें लगभग क्या 47 प्रश्न हैं पूरे के पूरे। उसके बाद खंड ब में लघुत्तरीय प्रश्न हैं। इस तरह से आपका एग्जाम पैटर्न भी होता है। लघुत्तरीय प्रश्नों का रहता है, अति लघुत्तरीय प्रश्नों का रहता है और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का रहता है। लघुत्तरीय प्रश्नों में खंड ब में आप देखेंगे कि ये सारे प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न, कितने प्रश्न हैं हम देखते हैं। आप देखेंगे कि इसमें हैं 42 प्रश्न हैं, 42 प्रश्न। खंड 7 दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आप देख रहे हैं 13 प्रश्न हैं। तो इस तरीके से हम इन सभी प्रश्नों को विस्तार पूर्वक व्याख्या करके आसान भाषा में देखते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला प्रश्न, भी आकार की घाटी किसे कहते हैं, है, ठीक है। आइए चलते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों पर। एक फ़ायदा और है, जिन विद्यार्थियों के पास ये सीरीज नहीं है उनको सीरीज खरीदने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। वो चाहें तो यहाँ से पढ़ भी सकते हैं, मेरी आवाज़ को सुन करके और अच्छे से समझ सकते हैं वीडियो देख करके, या आपको स्पष्ट भाषा में इस सीरीज के उत्तर दिख रहे होंगे, आप यहाँ से देख करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, भी आकार की घाटी किसे कहते हैं। भी आकार की घाटी किसे कहते हैं। एक मिनट वेट करिए। भी आकार की घाटी किसे कहते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला हमारा भी आकार की घाटी किसे कहते हैं। आप देखिए, इसको पढ़िए, आपको दिखेगा कि लिखा है नदी घाटी का आकार। नदी घाटी का आकार नदी घाटी का आकार भी, अंग्रेजी के भी अक्षर के जैसा होता है। ऐसी आकृति पहाड़ी भागों में अधिक विकसित होती है। कहाँ विकसित होती है ऐसी आकृति? पहाड़ी भागों में अधिक विकसित होती है। नीचे वाली लाइन क्या है? पहाड़ी भागों में अधिक विकसित होती है। ऐसी घाटी के किनारे ऊंचे व ढाल खड़े होते हैं, ठीक है। यह लंबवत अपरदन ही नदी का मुख्य कार्य है, यानी कि इस प्रकार की घाटी को बनाने के लिए नदी का काम कैसा होता है? लंबवत अपरदन करती है। गाज एवं कैनियन इसी के विकसित रूप हैं, ठीक है। इन चीज़ों को हम समझते हैं। ये क्या कहना चाह रहा है इसका उत्तर, कि नदी घाटी का आकार अंग्रेजी के भी अक्षर जैसा होता है। देखिए, आप प्रश्न को देखिए, प्रश्न में उत्तर छिपा हुआ है कि आप भी आकार की घाटी किसे कहते हैं। देखिए, आपने अगर कभी भूगोल नहीं पढ़ा, फिर भी आप अगर ध्यान से मन लगाकर चीज़ों को समझेंगे तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो आप थोड़ा धैर्यपूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि हो सकता है लंबे समय तक ये क्लास खींचे, ठीक है, क्योंकि हम विस्तार से व्याख्या करेंगे।
तो समझिए नदी घाटी का आकार अंग्रेजी के भी अक्षर जैसा होता है। समझिए ये घाटियाँ इसीलिए भी आकार की घाटी कही जाती है क्योंकि अंग्रेजी के भी अक्षर के जैसी होती है। ऐसी आकृति पहाड़ी भागों में मिलती है। कहाँ मिलती है आकृति? ऐसी आकृति पहाड़ी भागों में मिलती है, समझ लीजिए। और इस घाटी के ढाल जो है कैसे होते हैं? ऊंचे व खड़े ढाल होते हैं। इसके ऊंचे व खड़े ढाल होते हैं और पहाड़ी भागों में मिलती है और लंबवत अपर्दन करती है। कैसा अपर्दन करती है? लंबवत अपर्दन करती है। ठीक है, इतनी बातें हम समझिए। अब आइए हम देखते हैं कैसे बनती है। देखिए पहाड़ी ढालों पर यानी कि पहाड़ों पर जब नदियाँ बह रही होती हैं, पहाड़ों पर जब नदियाँ बह रही होती हैं, एक हम पहाड़ बना लेते हैं छोटा सा। मान लीजिए कोई पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है। अगर इस पहाड़ी ढाल में नदियाँ बह रही हैं, इस पहाड़ी ढाल में यदि नदी बह रही है और बहने के दरमियान, ठीक है, बहने के दरमियान मान लीजिए यहाँ से कोई नदी आ रही है, बह रही है, इस कलर की नदी अब बहती है, तो यदि पहाड़ के ढाल इस प्रकार से ऊपर नीचे मिलते हैं और ढलान बहुत अधिक होता है, ऊपर से आ करके नदी का जल अगर इस घाटी में गिर जाता है, ठीक है, और फिर घाटी से निकल करके आगे बढ़ता है, तो ये क्या कहलाती है? वी आकार की घाटी कहलाती है। पहली बात ये बनने का पहला कारण ये है तो कि इसकी संरचना, जो धरातल की संरचना है, शेप है, वो बड़ा ढलानदार होती है। बड़ा ढाल जहाँ रहता है वहाँ पर वी आकार की घाटी बनती है। मैदानी भागों में भी वी आकार की घाटी बन जाती है। तो इसमें एक चीज़ का योग और रहता है, वो ये रहता है कि जब कठोर और मुलायम चट्टानें, समझिएगा, कठोर और मुलायम चट्टानें सामने सामने पड़ जाती हैं, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कठोर चट्टान है, ठीक है, और यहाँ पर मुलायम चट्टान है, ठीक है, यहाँ मुलायम चट्टान है, यहाँ कठोर चट्टान है। तो जब यहाँ से कठोर चट्टान है मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ मुलायम चट्टान है, ठीक है, तो क्या होगा? जब नदी यहाँ से नदी बह रही है तो इस कठोर चट्टान को काट नहीं पाएगी, लेकिन इसके आगे वाली इस मुलायम चट्टान को काट करके धीरे धीरे काटते काटते एक ढलानदार जो है एक आकृति बना देगी, पूरा काट देगी। और लास्ट काफ़ी वर्षों के उपरांत आपको ऐसा प्रतीत होगा कि नदी ऊपर से गिर रही है, क्योंकि ये कठोर भागों की, ये कठोर था, इस कठोर भाग को नहीं काट पाई और इस मुलायम भाग को काट करके ये काफ़ी नीचे हो गई, ठीक है, इसकी घाटी। तो ऊपर से देखिए जल नीचे गिर रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर भी नदी जब आती है इस प्रकार से नीचे गिरती है, ठीक है। तो एक तो धरातल की संरचना भी वैसी है, दूसरा यहाँ की मुलायम चट्टानें भी कट करके बह जाती है, नदी घाटी गहरी होती जाती है और ये एक भी आकार की तरह दिखती है। लास्ट में आप पाओगे कि भी आकार की तरह दिखने लगती है, इसी को भी आकार की घाटी कहते हैं। इसको आप बढ़िया आसान भाषा में आप लिख सकते हो आराम से कि भैया वह आकृति जो भी आकार की तरह दिखती है, ठीक है, पहाड़ी ढालों पर बनती है। कहाँ बनती है? पहाड़ी भागों में बनती है, भी आकार की घाटी कहलाती है। ऐसी घाटी के किनारे ऊंचे व खड़े ढाल के होते हैं। भी आकार की घाटी ऐसी बनेगी तो इसके ढाल देख रहे हैं आप, ऊंचे और खड़े ढाल के हैं। ऊंचे और खड़े ढाल के होते हैं, नदियाँ इस प्रकार से आती हैं, इसमें गिरती हैं, इसमें गिर करके फिर निकलती हैं, ठीक है, आगे बढ़ती हैं, ठीक है, ये नदी है कोई, तो भी आकार की घाटी यही है, ठीक है। अब ये नदी के लंबवत अपर्दन के द्वारा बनती है। इसमें देखिए नदी का लंबवत अपर्दन होता है, नदी लंबवत अपर्दन करती है। अपर्दन भी दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक तो नदियाँ जो है समानांतर चल के बहते हुए करती हैं, दूसरा नदी ऊपर से अगर नीचे गिरती है तो अपने तली को काटती है। इस तली को अगर काट रही है, इस तली को काट रही है तो ये लंबवत अपर्दन है। और इस अपने साइड में काटती है, यहाँ पर काट रही है, जहाँ मैं हाथ रख रहा हूँ इसे काट रही है, तो ये क्षैतिज अपर्दन है, ठीक है। तो लेकिन प्रपात या भी आकार की घाटी बनाने के लिए नदियाँ क्या करती हैं? नदियाँ भी लंबवत अपर्दन करती हैं, अपनी तली को काटती हैं, गहरा करेंगी, घाटी को गहरा करेंगे तभी तो भी आकार की घाटी होगा। तो अपर्दन मतलब इरोजन, काटना, ठीक है, काटना मान लीजिए, ठीक है। तो जब यही भी आकार की घाटी, यही आपकी भी आकार की घाटी जब बड़ी हो जाती है, भी आकार की घाटी बड़ी हो जाती है और बड़ी हो जाएगी तो यही गार्ज या कैनियन कहलाएगी, ठीक है, गार्ज या कैनियन कहलाएगी, और कोई बड़ी बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा है गोखुर झील। गोखुर झील किसे कहते हैं, ठीक है। गोखुर झील क्या लिखा है? जब विसर्प, क्या है? जब विसर्प का मोड़ निरंतर बढ़ता जाता है, ठीक है। जब विसर्प का मोड़ निरंतर बढ़ता जाता है तो निरंतर आमने सामने के भागों में कटाव होता रहता है। इससे कुछ समय पश्चात विसर्प के कोने वाले किनारे आपस में मिल जाते हैं। इस चीज़ को हम समझते हैं, ठीक है। जब विसर्प का मोड़ निरंतर बढ़ता जाता है, विसर्प बनाते हैं, देखिए विसर्प क्या है? सांप कैसे चलता है? ऐसे ऐसे सांप चलता है, ठीक है। तो नदियाँ भी ऐसे ऐसे चलती हैं, इसी आकृति को ही हम विसर्प कहते हैं, क्योंकि सांप की तरह दिख रही है ना। तो नदी भी आप पाएंगे कि सांप की तरह चलती है, ठीक है, सांप की तरह चलती है, इस प्रकार से ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे चलती है नदी। तो यही आकृति विसर्प है। जब विसर्प का मोड़, अब विसर्प क्यों बनता है हम इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जब विसर्प का, विसर्प को नहीं पढ़ेंगे, मैं गोखुर झील को पढ़ेंगे, विसर्प को आगे पढ़ लिया जाएगा। इसको विसर्प कहते हैं, घुमावदार नदियों के रास्ते को। अब जब विसर्प का मोड़ निरंतर बढ़ता है, यानी कि ये मोड़, विसर्प का मोड़ यदि निरंतर बढ़ता जाए, इधर बढ़ता जाए, ठीक है, इधर मोड़ बढ़ता जाए, ठीक है, ये इधर मोड़ बढ़ता जाए, ठीक है, ये मोड़ बढ़ता जाए, ये मोड़ इधर हो जाए, ठीक है, ये मोड़ इधर बढ़ता जाए,
और ये मोड़ इधर बढ़ता जाए, बढ़ाते जाइए, जितना मन करे बढ़ाते जाइए, ठीक है, बढ़ता जाए। तो आमने सामने के भागों में कटाव होता है, यानी कि आमने सामने के भागों में कटाव होता है। यहाँ नदी होता है, इससे कुछ समय पश्चात विसर्प के कोने वाले किनारे आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। जब मोड़ निरंतर बढ़ता जाता है तो क्या कह रहा है कि आमने सामने के भागों में कटाव होता है, ठीक है, यानी कि इस भाग में ये मोड़ बढ़ रहा है, ठीक है, तो इस भाग में क्या हो रहा है, कटाव हो रहा है, यहाँ भी कटाव हो रहा है, यहाँ भी कटाव हो रहा है, ठीक है। और यहाँ के साथ साथ समझिएगा, यहाँ जब पानी देखिए इस नदी से पानी बह करके ऐसे आता है, ठीक है, ऐसे कोई नदी है, आ रहा है पानी आ रहा है, तो ये नदी आ रही तो यहाँ भी काटती है, इधर भी काटती है, ठीक है। तो ये नदी जब ये मोड़ ज़्यादा बढ़ जाता है, ये मोड़ ज़्यादा बढ़ गया तो इस भाग को भी, आमने सामने के भागों को भी काटने लग जाती है। इधर से भी ये भाग यहाँ से कटने लगता है, इधर से भी, तो इधर कटते करते 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 समझिएगा कि ये भाग करते 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 ये एक दूसरे से आकर के मिल जाते हैं, यानी कि एक समय पश्चात ये नदी आकर सीधे ही मिल जाती है, ठीक है, सीधे मिल जाती है। जब सीधे मिल जाती है तो ये नदी ये सीधा इस प्रकार से आकर के बहने लगती है। जब सीधा बहने लग गई, ठीक है, जब सीधा बहने लग गई तो ये वाला जो भाग था, ये वाला भाग छूट गया, ये वाला भाग छूट गया मोड़, यानी कि ये वाला भाग छूट गया। अब नदी आपके देख रहे हो यहाँ से बह रही है, ठीक है, कलर मैं बदल के बताऊँ, कलर बदल लूँ, तो अब आपकी नदी जो है यहाँ से बह रही है, अब आपकी नदी यहाँ से बह रही है, अब आपकी नदी सीधे ऐसे बह रही है, ठीक है, ऐसे सीधे बहने लगी, सीधे ऐसे बहने लगी, ठीक है। और इस भाग को क्या करी, छोड़ दी, इस भाग को छोड़ दी। अब इस छूटे हुए भाग को क्या कहा जाता है, गोखुर झील कहा जाता है। अब इसकी आकृति आप देख सकते हैं, गाय के खुर जैसी है, धनुष के आकार जैसी है, इसलिए इसको धनुषाकार झील, गोखुर की झील, लूप होल इत्यादि नामों से जाना जाता है, ठीक है। ऐसी संरचना आप गंडक नदी में देख सकते हैं, गंडक नदी में देख सकते हैं, ठीक है, गंडक नदी, गंगा नदी की सहायक नदी, गंगा नदी में ऐसी संरचना है, आप देख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत समझने में? फिर से समझ लीजिए, जब नदियों का विसर्प जब बड़ा हो जाता है, अधिक बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो जब अधिक बड़ा हो जाता है तो ये विसर्प जो है, चूँकि बढ़ता इसीलिए क्योंकि नदियाँ, विसर्प बढ़ता जाता है क्योंकि नदियाँ अपर्दन करती हैं, क्षैतिज अपर्दन, ये विसर्प जब बढ़ता जाता है तो ये भी नदी का ये आमने सामने का भाग भी निरंतर बढ़ता जाता है, लेकिन नदियाँ सीधे भी आकर के मिल जाती हैं। जब ज़्यादा बड़ा हो जाता है ये, तो चूँकि ये आमने सामने भी कटाव करती रहती हैं, तो ये सीधा भाग, यानी कि ये भाग यहाँ से नज़दीक पड़ेगा, यहीं से आकर के सीधा ये इधर आके बहने लगती हैं, ठीक है। अब उस अपने रास्ते को ही छोड़ देती हैं। इस रास्ते को जब छोड़ देंगी तो ये आप देखिए कैसा लग रहा है, ये आपको लग रहा होगा, ये आपको लग रहा है गाय के खुर जैसी आकृति दिख रही है, ठीक है। अब इसमें पानी तो इधर से चला जाता है, ठीक है, पानी इधर से चला जाता है, इधर से ज़्यादा पानी होता निकल आता है, लेकिन ये जो पानी बचा हुआ है, पानी की राशि, ये गोखुर झील है, ठीक है, इसी को गोखुर झील कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, और यह मुख्य नदी से, क्या लिखा है आगे, यह मुख्य नदी से अलग हुआ भाग होता है। ऐसे विशाल विसर्प एवं गोखुर झीलें झीलों की आदर्श दशाएं मिसिसिपी नदी की निचली घाटी में पाई जाती हैं। मिसिसिपी नदी तो भैया अमेरिका में है, तो क्या अमेरिका में गोखुर झीलें मिलती हैं? नहीं, अपने यहाँ भी मिलती हैं। गंडक नदी को देख लीजिए, ठीक है, बिहार में देख लीजिए, गंगा नदी में भी मिलती हैं ऐसी चीज़ें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट को देखें और जल्दी जल्दी देखें, क्योंकि नहीं तो बहुत समय लग जाएगा। जलप्रपात क्या होता है? जलप्रपात, अतः क्या लिखा गया, अतः जब नदी के मार्ग में कठोर चट्टान या बाधा आने से प्रपाती या लंबोट ढाल बन जाता है तो झरना प्रपात बनता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित प्रसिद्ध नियाग्रा प्रपात सेंट लॉरेंस नदी की घाटी में महान झीलों के क्षेत्र में स्थित है। इसको हम समझते हैं, ठीक है, स्थित है। प्रपात क्या है? देखिए, जब नदी के मार्ग में कठोर चट्टान या बाधा आने से प्रपाती या लंबोट ढाल बन जाता है, ठीक है। देखिए, जब नदी बह रही है, ठीक है, नदी यदि बह रही है आराम से नदी बह रही है, कभी उसके क्षेत्र में, कभी उसके रास्ते में, जैसे यहाँ पर मान लीजिए आ गई क्या, कठोर चट्टान आ गई, कभी उसके रास्ते में कठोर चट्टान आ गई, उसके रास्ते में कठोर चट्टान आ गई, ठीक है, कठोर चट्टान आ गई, उसके रास्ते में कठोर चट्टान आ गई, उसके रास्ते में कठोर चट्टान आ गई। फिर क्या हुआ, उसके बाद मुलायम चट्टान आ गई, कठोर चट्टान मुलायम चट्टान आ गई, ठीक है, यदि आप कह सकते हो कठोर चट्टान ही आ गई, कठोर चट्टान आई, फिर मुलायम भी तो आएगी, ठीक है। तो कठोर चट्टान या बाधा आने से प्रपात या लंबोट ढाल बन जाता है। तो आप देखेंगे जब यहाँ पर कठोर चट्टान आ जाएगी तो क्या होगा कि नदी इस कठोर चट्टान को काट नहीं पाएगी, ठीक है, नहीं पाएगी और आगे बढ़ेगी, और इसके आगे क्या मुलायम चट्टान है तो इस मुलायम चट्टान को काटेगी, बिल्कुल काटेगी, मुलायम चट्टान को काटेगी। और जब ये कठोर चट्टान को नहीं काट पाई तो मुलायम चट्टान को काट के जब नीचे गिरेगी तो आप पाएंगे कि ये नदी
कि घाटी काफ़ी ढाल से नीचे बह रही है, ऊपर से नीचे गिर रही है, ठीक है। एक लंबवत ढाल बन जाता है, लंबवत ढाल बन जाता है, नदी यहाँ गिर रही है, यानी कि इस ऊपर से यहाँ से, ठीक है, यहाँ से नदी यहाँ गिर रही है, कहाँ, यहाँ आ गई, ठीक है, यहाँ से नदी यहाँ आ गई, यहाँ से यहाँ गिर रही है नदी, ठीक है। जब इस प्रकार से नदी गिरेगी तो इस आकृति को, इसी आकृति को क्या कहा जाता है, इस आकृति को हम कह देते हैं कि ये आकृति कैसी है, ये आकृति जलप्रपात है या झरना है, ठीक है। इस आकृति को हम जलप्रपात या झरना कह देते हैं। और ये कनाडा और उत्तरी अमेरिका में कनाडा और अमेरिका की सीमा पर ऐसी आकृति मिलती हैं, जैसे कि नियाग्रा प्रपात कहते हैं जिसको। ये सिर्फ नियाग्रा प्रपात ही अमेरिका में थोड़ी, भारत में भी पाए जाते हैं। भारत में बहुत सारे ऐसे झरने, ठीक है, महात्मा गांधी प्रपात है, या और बहुत सारे झरनों का उदाहरण होगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। ऐसे ही झरने हैं पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में अप्लेशियन पर्वत के पूर्वी ढाल की ओर भी ऐसे क्रम में झरने पाए जाते हैं, ठीक है। झरना, प्रपात मतलब झरना, सीधी बात है, ठीक है। प्रपात मतलब झरना, यानी कि जब नदियाँ ऐसे बह रही हैं, उनके रास्ते में कभी कठोर चट्टानें आ गई, बिल्कुल कठोर चट्टान आ गई, ठीक है, कठोर चट्टान आ गई। अब जब कठोर चट्टान आ गई तो इस कठोर चट्टान को नदी थोड़ी काट पाएगी, नदी काट नहीं पाएगी। और जब आगे बढ़ेगी नदी, इसके बाद जब आगे बढ़ी नदी तो आगे जो है चट्टानों को काट दी, तो यहाँ से यहाँ ढाल बन गया। जब ढाल बन गया तो ऊपर से जब नीचे नदी गिर रही है झरने की तरह, इसी को प्रपात कहते हैं, ठीक है। ये प्रपात भी अधिकतर पहाड़ी भागों में बनता है, मैदानी भागों में भी बनता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आप इन सब प्रश्नों का उत्तर लिखते समय प्रश्नों के साथ थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा चित्र बना देंगे तो आपको बड़ा अच्छा नंबर मिलेगा। अच्छा नंबर लेने के लिए आप ये करिएगा कि जो है चित्र को भी बनाइएगा, ठीक है, बढ़िया मार्किंग होगी। तो गीजर क्या होता है? गीजर नाम आपने सुना होगा। गीजर से पानी गर्म किया जाता है, एक मशीन होती है हमारे बाथरूम में लगी होती है, ठीक है, बड़ा सा डब्बा टाइप का होता है, उससे जो है एक तरफ से ठंडा पानी उसमें जाता है, बटन दबा देते हैं तो गर्म पानी निकलने लगता है, गीजर, ठीक है। तो गीजर से गर्म पानी निकलता है यदि, तो क्या सच में भूगोल में जो गीजर दिया गया है इस गीजर से भी गर्म पानी निकलेगा? हाँ, इस गीजर से भी गर्म पानी निकलता है, लेकिन हमारे घर में लगे गीजर से कुछ अलग वो है। उस गीजर में तो हम पानी डालते हैं तो पानी निकलता है, लेकिन इस गीजर में हमको पानी नहीं डालना पड़ता है। इस गीजर में पानी धरती के नीचे से ही निकलता है, ठीक है। ये धरती में ही कोई एक प्राकृतिक गीजर है, ये कोई प्राकृतिक मशीन लगी हुई है। हर चीज़ जो आपके घरों में, हर सुविधाएं जो हैं वो शायद हमको जो है हमको नेचर, जो प्रकृति है हमको फ्री में देती है, फ्री ऑफ कास्ट देती है, ठीक है। ऑक्सीजन अस्पताल में आप पैसे में खरीदते हैं जो कि प्रकृति आपको फ्री में दे रही है। पानी जो कि आप खरीदते हैं, आर वाटर खरीदते हैं जो कि प्रकृति आपको नेचुरल शुद्ध पानी देती है। हर चीज़ जो कि आपने सुविधाएं आदमी बना ली हैं पैसे से, शायद वैसी समतुल्य सुविधाएं आपको प्रकृति फ्री में देती है, मुफ्त में देती है। तो उन सुविधाओं के लिए प्रकृति का धन्यवाद करिए और उन सुविधाओं का अत्यधिक दोहन मत करिए। तो गीजर भी ऐसी एक सुविधा है। आइए देखते हैं क्या है गीजर। गीजर या उष्णोत्स एक प्रकार का गर्म जल स्रोत है। कैसा है? क्या है? गर्म जल स्रोत है, जिससे समय समय पर गर्म जल वाष्प निकला करती है। बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरारी तथा सुराखों से होकर अवकाश के बाद गर्म जल कुछ ऊंचाई तक निकलने लगता है, ठीक है। ज्वालामुखी क्रिया के गौण रूप को ही गीजर कहते हैं, ठीक है। चीज़ें आपने समझा होगा। तो गीजर उष्णोत्स से एक गर्म जल स्रोत है, यानी कि एक गर्म जल स्रोत है जिसमें समय समय पर गर्म जल वाष्प निकलती रहती है। ये ज्वालामुखी क्षेत्रों में मिलते हैं। उद्गार के समय दरारों, ठीक है, सुराखों से होकर कुछ अवकाश के बाद गर्म जल कुछ ऊंचाई तक निकला करते हैं, ठीक है। इस क्रिया को जो ज्वालामुखी क्रिया के गौण रूप को ही गीजर कहते हैं, ठीक है। यानी कि ज्वालामुखी क्रिया के बाद इस गीजर से गर्म जल और वाष्प निकलती है, यानी कि ज्वालामुखी के अंतिम चरण को ही गीजर कहा जाता है। ये आप समझ सकते हैं। ज्वालामुखी क्या है, समझिएगा। ज्वालामुखी क्या, इसके अंतिम चरण को ही हम क्या कहते हैं? अंतिम चरण को ही गीजर कहते हैं। आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी कोई पृथ्वी है, ये, ठीक है, हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। एक मिनट, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ठीक है। ये पृथ्वी है हमारी। ये ऊपर वाली परत क्या है? ये ऊपर वाली परत है क्रस्ट। ये क्या, कौन सी परत है? ये है, एक मिनट, ये ऊपर वाली परत है क्रस्ट, ठीक है। नीचे वाली एक कोर है। 3 परतें होती हैं हमारी पृथ्वी में, ठीक है, कोर, मेंटल, क्रस्ट, ठीक है। ऊपर वाली क्या है? क्रस्ट है, ठीक है, क्रस्ट है। ये वाली बीच वाली मेंटल है, ठीक है, मेंटल है। ये परत मेंटल है। ये निचली परत क्या है? निचली परत क्या है? कोर है। 3 परतें हैं हमारी पृथ्वी में अंतरिक्ष संरचना में, ठीक है। तो 3 परतें जब ये होती हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ठीक है।
आपको पता होगा कि जो है क्रस्ट के नीचे 100 किलोमीटर की गहराई में, यही क्रस्ट के नीचे 100 किलोमीटर की गहराई में, यहाँ पर, ठीक है, क्रस्ट के नीचे 100 किलोमीटर की गहराई में, इसकी गहराई कितनी होनी चाहिए, 100 से 200 किलोमीटर के मध्य होनी चाहिए। 100 किलोमीटर गहराई पर क्या पाया जाता है, मैग्मा पाया जाता है, मैग्मा पाया जाता है। जब ज्वालामुखी फटती है, समझिएगा बात को, जब ज्वालामुखी फटती है, ज्वालामुखी फटती है तो जो लावा बाहर निकलता है तो यहीं से निकलता है, यहाँ से एक सुराग होता है, एक दरार होता है क्रस्ट में, हमारी धरती में एक दरार बन जाता है और इस दरार के माध्यम से जो मैग्मा आता है, ठीक है, मैग्मा यानी कि मैग्मा पिघला हुआ चट्टानों का पदार्थ, मैग्मा बाहर लावा के रूप में बाहर आता है ज्वालामुखी के माध्यम से, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम ज्वालामुखी कहते हैं। अब जब ज्वालामुखी शांत हो जाती है, सुराग उसका लगभग भर जाता है, जब सुराग कुछ मात्रा में बचता है, पतला सुराग, तो उस सुराग से गर्म पानी और जलवाष्प निकलता रहता है और उसी को गीजर कहा जाता है, ठीक है। तो हम इस बात को समझेंगे, जब ये ज्वालामुखी खत्म हो रही, धीरे धीरे ज्वालामुखी खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है, अंत में जो है पतला सा सुराग ही बचता है। ये जब सुराग ये पतला सा बच रहा है तो इससे क्या निकलेगा, इससे गर्म पानी निकलेगा, गर्म पानी और जल वाष्प निकला करती है। गर्म पानी और जल वाष्प जिस छिद्र या दरार से पृथ्वी की निकलती है, उसी छिद्र या दरार को क्या कहा जाता है, गीजर कहा जाता है, ठीक है। बातें आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ें हम, ठीक है। तो आगे क्या लिखा है, ज्वालामुखी क्रिया के गौण रूप को, ज्वालामुखी क्रिया के गौण रूप को ही, गौण मतलब छोटे रूप को ही गीजर कहा जाता है, ठीक है। ऊपर आगे बढ़ते हैं। एक विद्वान के अनुसार गीजर गर्मजल के स्रोत होते हैं जिनसे अवकाश के बाद गर्मजल स्रोत गर्मजल तथा वाष्प तीव्रता से निकला करती है। कभी कभी इनकी ऊंचाई सैकड़ों फीट तक होती है। दूसरे शब्दों में गीजर सविराम जल के स्रोत होते हैं जो कि समय समय से अपने मुख से गर्मजल की फुहारें या वाष्प छोड़ते रहते हैं, ठीक है। सापेक्षिक आर्द्रता की बात करते हैं। सापेक्षिक आर्द्रता, आज हम 10 प्रश्नों को देखेंगे। सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है। सापेक्षिक आर्द्रता वायु के किसी निश्चित तापमान, ठीक है, ऊपर करते हैं, वायु के सापेक्षिक आर्द्रता वायु के किसी निश्चित तापमान, वायु के किसी निश्चित तापमान, निश्चित आयतन, ठीक है, में विद्यमान जल वाष्प, निश्चित तापमान निश्चित आयतन में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा तथा उसी तापमान तथा उसी आयतन पर वायु के जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। चीज़ें समझ पा रहे हैं आप, आइए समझाते हैं। नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है। वायु के किसी निश्चित तापमान, पहली चीज़ आप ये ध्यान दीजिए, क्या, वायु के किसी निश्चित तापमान, वायु के किसी निश्चित तापमान, क्या निश्चित तापमान है और क्या है, निश्चित आयतन भी है। निश्चित तापमान है और निश्चित आयतन भी है। निश्चित तापमान निश्चित आयतन में विद्यमान क्या विद्यमान, जलवाष्प विद्यमान। निश्चित ताप निश्चित आयतन में विद्यमान जलवाष्प। जैसे ये हमारा कमरा है, इस कमरे का कोई निश्चित टेम्परेचर होगा, तापमान होगा, और ये इस कमरे की साइज भी निश्चित है, हम इसको घटा बढ़ा नहीं सकते बनने के बाद। और इसमें विद्यमान जलवाष्प की मात्रा, क्या, जलवाष्प की मात्रा, किसकी मात्रा, जलवाष्प की मात्रा, इसमें विद्यमान जलवाष्प की मात्रा तथा उसी तापमान, फिर कह रहा है कि समझिएगा बात को, फिर कह रहा है कि तथा उसी तापमान तथा आयतन पर वायु के जलवाष्प धारण करने की क्षमता, वायु के जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को, देखिए अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहा जाता है। बात को समझिएगा। निश्चित तापमान तथा निश्चित आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा, निश्चित तापमान है कमरे का, निश्चित आयतन है, और इस कमरे में कितनी जलवाष्प विद्यमान है। मान लीजिए हमारा कोई कमरा है, ठीक है, इस हमारे कमरे में, ठीक है, इस हमारे कमरे में 70% जलवाष्प विद्यमान है। कितनी, 70%, कितनी विद्यमान है, 70% मान लीजिए जलवाष्प विद्यमान है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, उसी तापमान उसी आयतन, यानी कि हमारे इसी कमरे में, इसी कमरे के तापमान पर वायु के जलवाष्प धारण करने की क्षमता। देखिए जलवाष्प यानी वाष्प को हवा धारण करती है, हवा में मिले हुए होते हैं जल के कण, जल के छोटे छोटे कण, जल की वाष्प हवा में मिली रहती है, इसलिए जलवाष्प को भी गैस कहा जाता है। अब आपको क्या लगता है कि ऑक्सीजन ही गैस है, धुआं भी गैस कहा जाता है, ठीक है। पानी की जो जलवाष्प है ये भी गैस कही जाती है, यानी कि हर पदार्थ का गैस फॉर्म होता है। ऐसा नहीं है कि आप ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन को ही गैस बोलते हैं। मानिए कि 70% इस कमरे में क्या है, जलवाष्प है। अब क्या कह रहा है, तथा आयतन पर वायु के वाष्प धारण करने की क्षमता। अब कह रहा है इस कमरे की जो हवा है वो 70% तो धारण करी है, 70% धारण करी है, 70% धारण करी है जलवाष्प, लेकिन इसकी कैपेसिटी जो है,
इसकी कैपेसिटी जो है वो कुछ और है, कैपेसिटी तो कुछ और होगी। ऐसा तो है नहीं कि अपनी कैपेसिटी के 100% ही आर्द्रता को ये धारण किए हुए हैं। 100% आर्द्रता अगर धारण कर लेगी तो वर्षा हो जाएगी, 100% नहीं धारण किए है, ठीक है। 100% होने पर वर्षा हो जाती है। तो इसकी आर्द्रता धारण करने की जो भी क्षमता है, ठीक है, उस क्षमता के अनुपात को देखिए, अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर और आपको समझा दें, सापेक्षिक आर्द्रता के साथ में आपको निरपेक्ष आर्द्रता भी समझा दें, ठीक है, आर्द्रता सामर्थ्य भी समझा दें। चलिए देखिए, पहली लाइन देखिए, वायु के निश्चित तापमान तथा निश्चित आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष आर्द्रता। पहला क्या हमारा एक शब्द है निरपेक्ष, निरपेक्ष निरपेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता, ठीक है। एक निरपेक्ष आर्द्रता, एक होती है आर्द्रता सामर्थ्य, ठीक है, आर्द्रता सामर्थ्य कैपेसिटी, आर्द्रता सामर्थ्य, दो चीज़ें होती हैं, निरपेक्ष आर्द्रता और आर्द्रता सामर्थ्य। अगर यदि कहा जाए निश्चित तापमान निश्चित आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा, यानी कि इस कमरे में जो भी तापमान है, जो भी आयतन है, इस कमरे में उपस्थित जलवाष्प की जो भी मात्रा है, जो भी आर्द्रता है इस कमरे में, आपके कमरे में, मेरे कमरे में, किसी के भी कमरे में जो भी आर्द्रता है, ठीक है। हाँ कि कमरा जो है, कमरे का आयतन घटे बढ़े ना भाई, कि नहीं घटा बढ़ा दो बार बार, कमरा जो है स्थिर हो, ठीक है, तंबू वगैरह ना लगा हो, तो कमरा जो है स्थिर हो, तो वो क्या होगा, वो जो है निरपेक्ष आर्द्रता, वहाँ उस कमरे में उपस्थित वायु के साथ आर्द्रता निरपेक्ष आर्द्रता कहलाएगी। 1 मिनट का समय दीजिए आप। स्क्रीन का टाइम बढ़ाना होगा, नहीं तो वीडियो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जो भी आपके कमरे में 70% यदि आर्द्रता है, ठीक है, तो यही क्या है, निरपेक्ष आर्द्रता है। और आर्द्रता धारण करने की जो क्षमता है, आर्द्रता धारण करने की जो क्षमता है, इस क्षमता को हम आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं। भैया आपका सामर्थ्य कितना है, ठीक है, आपका सामर्थ्य क्या है। आप जैसे रोज़ 4 घंटे पढ़ाई करते हो, ठीक है, 4 घंटे पढ़ाई करते हो रेगुलर परमानेंट, लेकिन आपके पास क्या, ऐसा तो है नहीं कि आप 4 ही घंटे पढ़ सकते हो, आप 10 भी पढ़ सकते हो। तो आपकी अधिकतम सामर्थ्य क्या हो सकता है, आप 15 घंटे पूरा मेहनत शिद्दत से पढ़ सकते हो, खाना पीना और सोने का टाइम निकाल करके, अधिकतम आपकी क्षमता 15 घंटे हो, है ना। या हो सकता है कुछ भी ना करें, अधिकतम क्षमता 24 घंटे, 24 घंटे से तो ज़्यादा क्षमता होगी ही नहीं, ठीक है। तो अधिकतम आपकी क्षमता आर्द्रता सामर्थ्य, वही सामर्थ्य है। और जो आपका रेगुलर का रूटीन है, रेगुलर का जो आपका टाइम टेबल है, ये आपकी निरपेक्ष आर्द्रता है, ठीक है। ये इसको निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, जो रेगुलर आर्द्रता है। आइए आगे बढ़ते हैं इसी में हम। तो दूसरे शब्दों में वायु की निरपेक्ष आर्द्रता तथा आर्द्रता सामर्थ्य के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं, वही बात है। यानी कि आप समझिए, जो आपको हमने बताया निरपेक्ष आर्द्रता और क्या लिखा है, आर्द्रता सामर्थ्य, निरपेक्ष आर्द्रता और आर्द्रता सामर्थ्य, ठीक है, निरपेक्ष आर्द्रता और आर्द्रता सामर्थ्य के अनुपात को ही क्या कहते हैं, 1 मिनट, ठीक है, निरपेक्ष आर्द्रता, ठीक है, और आर्द्रता सामर्थ्य, यहाँ पर पाएंगे आर्द्रता सामर्थ्य के अनुपात को ही जो है, इन दोनों के अनुपात को ही क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सापेक्षिक आर्द्रता कहा जाता है। इनके अनुपात को ही सापेक्षिक आर्द्रता कहा जाता है, सापेक्षिक आर्द्रता कहा जाता है, लिखा है सापेक्षिक आर्द्रता कहा जाता है, ठीक है, कोई डाउट। अब आइए आगे बढ़ते हैं और तेजी के साथ। तापमान बढ़ने पर आर्द्रता सामर्थ्य बढ़ जाती है। देखिए, तापमान जब बढ़ेगा तब आर्द्रता सामर्थ्य बढ़ जाती है। तापमान बढ़ने पर आर्द्रता सामर्थ्य बढ़ जाती है। जितना आपके कमरे का तापमान बढ़ेगा, मैंने कहा था निश्चित तापमान, कमरे का तापमान बढ़ा दोगे तो आर्द्रता धारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। कमरे का आयतन बढ़ा दोगे तो भी उसके आर्द्रता धारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। तापमान के घटने पर, भी लिखा है आगे, तापमान के घटने पर आर्द्रता सामर्थ्य घट जाती है, ठीक है, घट जाती है। इसी कारण सापेक्ष आर्द्रता का तापमान पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ये प्रश्न ध्यान दीजिएगा, सापेक्ष आर्द्रता का तापमान का प्रभाव विपरीत पड़ता है, ठीक है। तापमान बढ़ता है तो सापेक्ष आर्द्रता में कमी आती है, ठीक है, तापमान बढ़ता है तो सापेक्षिक आर्द्रता में कमी आती है, तापमान बढ़ता है तो सापेक्षिक आर्द्रता में कमी आती है, ठीक है। तापमान के घटने पर सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है, ठीक है। सापेक्षिक आर्द्रता के कम या अधिक होने का प्रभाव वर्षा पर पड़ता है। सापेक्षिक आर्द्रता का प्रतिशत ऊंचा होता है तो वर्षा होने की संभावना
रहती है, सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ेगी तब वर्षा की संभावना बढ़ेगी। यानी कि तापमान बढ़ना नहीं, तापमान घटना चाहिए तब वर्षा होती है। लेकिन आपने तो महसूस किया होगा भैया जब गर्मी लगती है तभी वर्षा होती है, और हम कह रहे हैं तापमान घटेगा तब वर्षा होगी। बड़ा विपरीत बात हो गई ये, हो गई विपरीत बात, बड़ा द्वंद्व हो गया यहाँ पर। ये सत्य है कि तापमान यदि बढ़ा ही रहा तो वर्षा कभी नहीं होगी, तापमान कम होगा तभी वर्षा होगी। देखिए लिखा भी है आपके सामने लिखा भी है कि जो है तापमान के घटने पर सापेक्ष आर्द्रता बढ़ती है, और सापेक्ष आर्द्रता के कम या अधिक होने का प्रभाव वर्षा पर होता है, और सापेक्ष आर्द्रता का प्रतिशत जब ऊंचा होता है तो वर्षा की संभावना रहती है। सापेक्षिक आर्द्रता जब बढ़ेगी तो वर्षा की संभावना बनेगी, और सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ेगी कब, लिखा है तापमान के घटने पर सापेक्ष आर्द्रता बढ़ती है। तो इसका मतलब है तापमान घटेगा तभी वर्षा होगी। और आपने तो सुना होगा, महसूस भी किया होगा गर्मी में कि गर्मी बढ़ रही है तभी वर्षा हो रही है। देखिए दो बातें हैं, एक तो आपके पृथ्वी के चारों तरफ, पृथ्वी के इर्द गिर्द का तापमान यदि बढ़ेगा तब वर्षा होती है। लेकिन यदि आप क्षोभ मंडल में ऊपर जाएंगे, बादलों पर जाएंगे, ठीक है, आकाश में ऊपर जब जाएंगे तो ऊपर का तापमान घटना चाहिए तब वर्षा होगी। जब बादल, ये नीचे का तापमान आपको गर्मी, इसलिए जब वर्षा होने वाली होती है तो आपको और अधिक गर्मी लगने लगती है। तो अधिक गर्मी इसलिए होती है क्योंकि बादल छाए रहते हैं, और बादल पृथ्वी की गर्मी को वापस आकाश में नहीं जाने देते हैं, बादल ऊपर से छाए रहते हैं। यदि आपको ही ढेर सारे कपड़े पहना दिए जाएं, ठीक है, बादल को कपड़े ही मान लीजिए पृथ्वी का, तो आपको गर्मी लगेगी कि नहीं लगेगी। तो बादल जो है पृथ्वी को ढक लेते हैं तो पृथ्वी पर और गर्मी लगने लगती है, ठीक है। लेकिन बादलों पर ठंडी बिल्कुल है, जब बादल बिल्कुल ठंडे होने लगते हैं तभी वर्षा होती है। वर्षा के होने को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है ये वर्षा का होना, समझिएगा। जब पानी, पहले तो पानी क्या होता है, पानी यहाँ से, पानी जो है, पानी धरातल से ऊपर उड़ कर जाता है, किस रूप में, ऊपर उड़ करके जाता है वाष्प के रूप में, पानी का वाष्प बनता है, ठीक है, ऊपर उड़ कर जाता है वाष्प बनता है। और फिर वाष्प क्या होती है, वाष्प फिर ठंडी होती है। जब वाष्प ठंडी होती है तो ठंडी होने के बाद क्या होती है, वाष्प जल बनती है। वाष्प ठंडी होगी तो वाष्प क्या, फिर आके पानी बनेगी, ठीक है। आकाश में ऊपर गर्म होके जाएगी, लेकिन जब ऊपर ठंडी हो जाएगी तो धूल के कणों पर जम जाएगी पानी के रूप में, और जब उस जल बूंदों का भार अधिक हो जाता है तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से नीचे टपक पड़ती हैं, तो वही उसी को वर्षा कहा जाता है, ठीक है। समझ रहे हैं आप वर्षा का एक छोटा सा रूप इस प्रकार से समझ सकते हो कि आप चाहो तो इस कमरे में भी वर्षा करा सकते हो। आप कराते भी हो अधिकतर वर्षा, नहीं करा, आप सबने वर्षा कराई होगी। आपने ठंडे बॉटल को कभी हाथ में तो लिया ही होगा कभी ना कभी, ठीक है, चाहे फ्रिज से निकाल कर लो, चाहे दुकान से खरीद कर लो, कोई ठंडा बॉटल हो पानी का, बिल्कुल ठंडा बॉटल हो पानी का, ठीक है। आप ठंडा बॉटल लीजिए पानी का, ठीक है, या ठंडा ही ले लीजिए, गर्मी के महीने ठंडा पीते होंगे आप। अब ठंडे को लीजिए और बढ़िया मेज पर रख दीजिए, ठंडे को लेकर मेज पर रख दीजिए, अपने हाथ में ले लीजिए। आप पाएंगे कि आपका हाथ भीग जाता है, आपके हाथों के चारों तरफ पानी ही पानी, पानी की बूंदें लग जाती हैं, ठीक है, आपका हाथ पूरा गीला हो जाता है। यही तो वर्षा है। आपका हाथ गीला हो गया, आपने ठंडी बॉटल पकड़ी और आपका हाथ गीला हो गया, आप देख रहे हैं कि ये बॉटल लीक भी नहीं की, बॉटल लीक भी नहीं है, बॉटल के अंदर से पानी बाहर नहीं निकल रहा है, बॉटल में जितना पानी था उतना पानी बॉटल में है, और आपका हाथ गीला हो गया है। आपके हाथ में जल के कण हैं, जल की बूंदें हैं। कैसे? वो जल की बूंदें भी वर्षा से हुई हैं, वर्षा से ही आई हैं, वर्षा का एक रूप है वो। जल की बूंदें जो आपके हाथ में लगी उसको वर्षा भी कह सकते हो, वर्षा हो गई आपके हाथों में, आपने वर्षा करा दी। कैसे भाई? इस वायुमंडल में चारों तरफ प्रत्येक स्थान पर क्या है? आर्द्रता है, वाष्प है, वाष्प है, आर्द्रता है, ठीक है, वाष्प और आर्द्रता भरी हुई है। और ये वाष्प यानी कि पानी का गैसीय रूप वाष्प हवा के साथ तैर रहा है हमारे चारों तरफ, जिधर देखें हाथ हमारे जिधर इधर। जैसे ही ये वाष्प, ये हवाएं किसी ठंडी सतह को छूती हैं, ठीक, ठंडी सतह को छूती हैं, वैसे ही ये जो वाष्प है ये ठंडी सतह को छू करके ये जल में बदल जाती हैं। जैसे ही ये ठंडी बॉटल को छूती हैं, ये हवाएं जैसे ही ठंडी बॉटल को छूती हैं, ठंडी बॉटल को छूते ही ये पानी पानी हो जाती है, यानी कि पानी में बदल जाती हैं, ठीक है, ये पानी में बदल जाती हैं। इस बॉटल के चारों ओर जल की बूंदें आपको दिखती हैं, आप बॉटल पकड़े रहते हैं, आपका हाथ पूरा भीग जाता है, तो यही है वर्षा, ठीक है, समझे? चलिए हम आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ा जाए। आगे हमारा है क्षोभ मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल को हम देखते हैं।
क्षोभ मंडल, समझिएगा। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है, बात को समझिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत है, ठीक है। विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है। कितनी? विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है, ठीक है। और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा पर संवहनीय धाराएं उपस्थित रहती हैं। ऊंचाई के साथ तापमान में घटोत्तरी होती है, यानी कि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। 165 मीटर की ऊंचाई पर 165 मीटर की ऊंचाई पर ऊंचाई के साथ तापमान 1 सेल्सियस तक घट जाता है। 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ने के साथ 1 सेल्सियस तक तापमान में कमी होती है। इस बात को हम समझ लें, फिर आगे बढ़ें, ठीक है। समझिए, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए हम एक छोटी सी अपनी पृथ्वी बनाते हैं, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। ये पृथ्वी है हमारी, सही है। और ये हमारा क्या है? वायुमंडल है। ये हमारी, एक मिनट, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। ये हमारी बीच में पृथ्वी है और ये हमारा क्या है? क्षोभ मंडल। इस पृथ्वी के चारों क्षोभ मंडल है। एक मिनट, इस प्रकार से ये पृथ्वी है हमारी और इस पृथ्वी से ऊपर ये पूरा का पूरा क्षोभ मंडल है, ठीक है। क्षोभ मंडल, एक मिनट, नहीं, सर्कल और ये स्क्वायर लेने से काम नहीं चलेगा। एक मिनट, ये आपकी पृथ्वी है मानी, ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है। ये आपकी क्या है? अर्थ है, हम लेते हैं अर्थ है पृथ्वी, ठीक है। अब इस पृथ्वी पर यदि मान लीजिए आप ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो पहली जो परत है हमारी, पहला जो हमारा मंडल है, उस मंडल को हम क्या कहते हैं? हमारा पहला मंडल ही क्या कहलाता है? क्षोभ मंडल कहलाता है। क्षोभ मंडल कहलाता है, ठीक है। हमारा पहला मंडल क्षोभ मंडल है, ठीक है। हमारा पहला मंडल क्षोभ मंडल है, इसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं, ठीक है। क्षोभ मंडल कहते हैं, यानी कि यह सबसे निचली परत होती है। हमारे वायुमंडल में 5 परतें हैं, ठीक है। विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है। क्या बोल रहा है? विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है। इस चित्र को समझिएगा। इस चित्र में मानकर चलिए कि ये जो है, ये आपकी क्या है? ये आपकी बीच वाला भाग क्या है? विषुवत रेखा है। ये वाला भाग ध्रुव है, ये वाला भाग ध्रुव है, ठीक है। तो इस विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर है। और ध्रुवों पर, सॉरी, विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है क्षोभ मंडल की ऊंचाई। ऐसा क्यों? इसको हम समझते हैं। देखिए, इस विषुवत रेखा पर ये पृथ्वी है, मान लीजिए ये विषुवत रेखा है। आप कुछ बच्चे विषुवत रेखा भी नहीं जानते होंगे। देखिए, पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली रेखा, पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली रेखा, इस प्रकार से आप समझिए। फिर से आपको इधर समझाते हैं हम। पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली रेखा आपकी पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी है और ये समझ लीजिए ये आपका क्षोभ मंडल है, ठीक है। और ये क्षोभ मंडल है, कलर चेंज कर लें, ये आपका क्षोभ मंडल है। इधर 18 किलोमीटर है, इधर 8 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। इधर 8 किलोमीटर ही है, पृथ्वी के चारों ओर क्षोभ मंडल, ठीक है। इधर 8 किलोमीटर है और ये आपकी क्या है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा इसके बीचों बीच से होकर के जाती है, विषुवत रेखा इसके बीचों बीच से होकर के जाती है, ठीक है। विषुवत रेखा बीच से होकर के जाती है। 18 किलोमीटर है और पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली 2 भागों में विषुवत रेखा कहलाती है। और ये 8 किलोमीटर है, 8, 18 विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्यों है? क्योंकि विषुवत रेखा के ऊपर सूरज की किरणें वर्ष भर पड़ती हैं। सूरज जो है कर्क और मकर रेखा के मध्य में, सूरज ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, इसी के मध्य में सूरज का प्रकाश वर्ष भर बना रहता है, सूरज का प्रकाश वर्ष भर बना रहता है, ठीक है। तो आप समझिए, और वर्ष भर विषुवत रेखा पर सूरज का प्रकाश बना रहता है। इस कारण से विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल काफ़ी ऊंचा होता है, 18 किलोमीटर तक होता है। अब नॉर्मल से एक व्यवहारिक उदाहरण ले लीजिए। ये एक प्राकृतिक नियम है कि विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई अधिक होती है, ध्रुवों पर कम होती है। और ये प्राकृतिक नियम एक व्यवहारिक नियम भी है। आप ठंडी में सिकुड़ जाते हैं और गर्मी में तने हो जाते हैं। गर्मी में तनेन होकर बिल्कुल चलते हैं, बिल्कुल लंबवत, और ठंडी में बिल्कुल सिकुड़े होंगे, काले जाएंगे आप, बिल्कुल सिकुड़े रहेंगे। क्लास में एक सीट पर 3 बैठने वाले थे, अब 5 बैठे रहे उसी में, ठीक है, दबे हुए, सिकुड़े हुए, और गर्मी में बिल्कुल छाती चौड़ी करके एकदम तन कर चल रहे हो, ठीक है। और ठंडी में बिल्कुल सिकुड़ जाते हो। एक कमरे में 4-5 लोग जो है बैठते हो, सोते हो, ठीक है, एक पंखे की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। तो ये हालत होती है। तो इसी प्रकार से ये एक व्यवहारिक नियम है, ये व्यवहारिक नियम एक प्राकृतिक नियम भी है। क्षोभमंडल विषुवत रेखा पर सर्वाधिक ऊंचा होता है, क्योंकि विषुवत रेखा पर सर्वाधिक सौरिक तापमान मिलता है, सूर्य का तापमान सर्वाधिक मिलता है। और जहाँ गर्म होगा, जो चीज़ गर्म होगा वो काफ़ी ऊंचा होगा, वो काफ़ी ऊंचाई तक जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर विषुवत रेखा पर ये गैसें गर्म होकर के काफ़ी ऊंचाई तक चली जाती हैं। सीधी बात है कि विषुवत रेखा के नज़दीक गैसें गर्म होकर के अधिक ऊंचाई तक पहुँच जाती हैं, जिससे क्षोभमंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है। और क्रमशः विषुवत रेखा से ध्रुवों तक इसकी ऊंचाई घटती जाती है, और जाकर ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, विषुवत रेखा पर 8 किलोमीटर हो जाती है। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है। आगे कह रहा है कि इसका कहना है प्रश्न का कि ये जो पृथ्वी है आपकी, ठीक है, इस पृथ्वी से यदि हम ऊपर जाते हैं तो तापमान घटता है। ये तो बड़ी द्वंद्व वाली बात हो गई। आप स्वीकार ही नहीं करेंगे कि हम ऊपर जाएंगे तो तापमान कम होगा तापमान कम। 165 मीटर यदि आप ऊपर जाते हो तब 1 सेल्सियस तापमान कम होता है। देखिए, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं मानता हूँ वक्त लग रहा होगा, इस बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन आप यदि समझ रहे होंगे तो सब कुछ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं विस्तार से बता रहा हूँ। ये हर व्यक्ति के लिए, हर बच्चे के लिए ज़रूरी है। जो पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा है, हर बच्चा समझ पाएगा। ये मेरी क्लास जो है, जो जिसको हर चीज़ आती है, सिर्फ उसके लिए नहीं है, उसके लिए भी है जिसको कुछ भी नहीं आता है। ठीक है। तो 165 मीटर ऊपर जाओगे तो 1 सेल्सियस तापमान कम होगा। इसी को आप कह सकते हो 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो 6.5 सेल्सियस तापमान कम होगा, बिल्कुल कम होगा। इसी कारण से जब आप पर्वतों पर जाते हो, आप ध्यान दीजिए, जब पर्वतों पर जाते हो तो पर्वतों के टॉप पर बर्फ़ मिलती है। मनाली, मसूरी क्यों जाते हैं लोग? बर्फ़ का आनंद लेने जाते हैं, ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लेने जाते हैं, वहाँ पर बर्फ़ से खेलने जाते हैं। तो बर्फ़ मिलती है इसीलिए क्योंकि तापमान कम हो जाता है, और हवा में जो जलकण विद्यमान होते हैं वो बर्फ़ में बदल जाते हैं। ठीक है। और उसी से ग्लेशियर बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी अक्षांश पर क्षोभमंडल, आगे क्या लिखा गया? किसी भी अक्षांश पर क्षोभमंडल की ऊंचाई शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में अधिक होती है। मैंने कहा ना, ग्रीष्म ऋतु में अधिक होगी, प्राकृतिक नियम है। देखिए, ऋतु तथा मौसम संबंधी सभी घटनाएं, वर्षा, बादल, आंधी, तूफान आदि इसी मंडल में होता है। ठीक है। 1.5 किलोमीटर मोटी अस्थायी परत होती है, इसका नाम ही नहीं दिया गया है। 1.5 किलोमीटर मोटी अस्थायी परत क्षोभ सीमा होती है। ठीक है। इस परत में वायुमंडल के तापमान का गिरना बंद हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न पर पहुँचते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति किसे कहते हैं? आइए बात करते हैं प्रवाल भित्ति पर। प्रवाल भित्ति, थोड़ा सा इसे ऊपर उठाएंगे। प्रवाल भित्ति प्रवाल महासागरों में मिलने वाले क्या है? चूने की चट्टानें हैं जो मूंगे या पॉलिप्स नामक सागरीय जीवों के कंकाल से निर्मित हैं। मूंगे व पॉलिप्स नामक सागरीय जीवों के कंकाल से निर्मित हैं। महासागरों में समूह में एक ही स्थान पर असंख्य मूंगे निवास करते हैं। ठीक है, निवास करते हैं। प्रवाल एक जीव होता है जो अपने चारों ओर एक चूने का खोल बना लेता है। यह भोजन, ठीक है, आगे देखते, यह भोजन अपना भोजन सागरीय जल से प्राप्त करता है। परंतु जब एक प्रवाल मर जाता है तो उसके खोल के ऊपर दूसरा प्रवाल अपना खोल बनाने लगता है और धीरे धीरे एक एक करके अनेक प्रवाल बढ़ते जाते हैं। इस क्रिया के लंबे समय में एक विस्तृत प्रवाल भित्ति बन जाती है, जिसे प्रवाल भित्ति कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर क्या है कि एक प्रवाल के मरने पर उस प्रवाल के ऊपर फिर से वो घर बना लेते हैं। वो प्रवाल भी उस प्रवाल भित्ति में ही शामिल हो जाता है, इसलिए उस भित्ति को प्रवाल भित्ति कहा गया है। ठीक है। इस भित्ति को प्रवाल ने तो बनाया ही है, समझिएगा, इस भित्ति को प्रवाल ने तो बनाया ही है, लेकिन प्रवाल के मृत शरीर और जीवित शरीर दोनों से निर्मित भित्ति है। यानी कि जीवित प्रवाल भी इसमें काम कर रहे हैं और मृत प्रवाल भी काम कर रहे हैं। आप कहोगे भाई कोई मरने के बाद कैसे काम कर सकता है? मरने के बाद वो प्रवाल मर गया, लेकिन वो कह के गया कि भैया मेरे शरीर का जो है एक सदुपयोग कर लेना, मेरे मरने के बाद भी मेरे शरीर का जो है इस्तेमाल हो जाए किसी के लाभ में। इसीलिए होता नहीं है, लोग जो है अपनी आंखें दान करके चले जाते हैं, अपना फेफड़ा दान करके चले जाते हैं, अपना हृदय दान करके चले जाते हैं मृत्यु के पहले ही। ठीक है, अपने शरीर के विभिन्न अंगों को दान दे करके चले जाते हैं। इससे वो जब मर जाते हैं तब भी उनके वो अंग जीवित रहते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से काफ़ी आप कहानी में पढ़े होंगे कि कोई अपने शरीर को ही, शेर को मरने के बाद अपने शरीर को जो है
किसी जंगली जीव को अर्पित कर देता है खाने के लिए, उसकी भूख मिटाने के लिए। एक समुदाय है पारसी समुदाय। पारसी आपने नाम सुना होगा, पारसी। पारसी समुदाय में ये धार्मिक नियम है कि जब पारसी समुदाय का कोई व्यक्ति मर जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उसके शरीर को न दफनाते हैं न जलाते हैं, उसके शरीर को खुले स्थान में छोड़ दिया जाता है। खुले स्थान में छोड़ दिया जाता है, किसी जंगल में कोई एक स्थान सुनिश्चित कर लेते हैं, उस स्थान पर छोड़ देते हैं। और उस शरीर को चील, कौवा, जंगली जीव सब जो है उस शरीर को खा कर समाप्त कर देते हैं। जब समाप्त कर देते हैं, जब हड्डियों का कुछ ढांचा बचता है या कुछ भी बचता है, तो उस अवशेष को उठा करके ले आते हैं। उस अवशेष को जो है वो लोग उस अवशेष से उस शरीर का अंतिम संस्कार करते हैं। जो भी क्रिया विधि रहती है उनके धार्मिक, वो करते हैं। और शरीर का वो उसके पीछे का कारण ये वो देते हैं कि वो चाहते हैं कि मृत्यु के पश्चात भी उनके शरीर का उपयोग हो जाए किसी के लिए, ठीक है। तो अलग तरह तरह के धर्म समुदाय में तरह तरह की जो है बातें हैं। आइए प्रवाल भित्ति को हम पढ़ते हैं। तो प्रवाल भी कुछ ऐसे ही हैं, ऐसे ही समझ लो। सबसे बड़ी भित्ति इसी तरह की भैया 1920 किलोमीटर की लंबी भित्ति बन गई है। ऑस्ट्रेलिया में 1920 किलोमीटर की लंबी भित्ति बन गई है। प्रवाल बड़े सेंसिटिव जीव होते हैं। जब प्रवाल जलवायु परिवर्तन होगा तो सबसे पहले प्रवाल ही मारे जाएंगे। पानी जैसे गर्म हो जाएगा प्रवाल सारे मर जाएंगे। तो प्रवाल होना सागर की शुद्धता को भी दर्शाता है। तो प्रवाल महासागरों में, समझिएगा, प्रवाल महासागरों में मिलने वाली चूने की ऐसी चट्टानों प्रवाल महासागरों में मिलने वाली चूने की ऐसी चट्टानें होती हैं जो मूंगे या कोरल पॉलिप्स नामक सागरीय जीवों के कंकाल से निर्मित होती हैं, ठीक है। तो महासागरों में पाई जाने वाली एक प्रकार की चट्टानें होती हैं। ये चट्टानें सागर में जो है मिलने वाले मूंगे, ठीक है, मान लीजिए कोई चट्टान है, ठीक है, ये कोई चट्टान है। अब इस पर कोई मूंगा रह रहा है, ठीक है, कोई मूंगा आके रह रहा है। तो मूंगे का एक परिवार रह रहा है और परिवार के सदस्य धीरे धीरे मरते जाएंगे और धीरे धीरे जो है ये मूंगे की चट्टान के रूप में बदलते जाएगी। ये मूंगे या प्रवाल की चट्टान के रूप में या ये इसका घर बदलता जाएगा, यानी कि ये चट्टान ही इसका घर है, ठीक है। महासागरों में ये समूह में रहते हैं। क्या होता है? महासागरों में ये समूह में रहते हैं। महासागरों में समूह में रहते हैं। एक ही स्थान पर देखिए असंख्य मूंगे निवास करते हैं। असंख्य मूंगे निवास करते हैं, तभी इतनी लंबी चट्टान बना ले जाते हैं। प्रवाल एक जीव होता है जो अपने चारों ओर, ठीक है, अपने चारों ओर एक चूने का खोल बनाता है। अपने चारों ओर एक चूने का खोल बना लेता है, ठीक है। ये चूने का खोल ये अपने मल से बनाते हैं, ठीक है, अपने मल से ये चूने का खोल बनाते हैं और यह अपना भोजन सागरीय जल से प्राप्त करता है। देखिए सागरीय जल खारा होता है, यहाँ देखिए अब चूना लिखा हुआ है। तो सागर के जल में चूने की मात्रा होती है, नमक की मात्रा होती है। तो उन सब को ये खाता है, तो जो है इसके मल के रूप में जो चूना प्राप्त होता है उससे यह अपना घर बनाता है, ठीक है, जल से प्राप्त करता है। परंतु जब प्रवाल मर जाता है तो उसके खोल के ऊपर दूसरा प्रवाल अपना खोल बना लेता है, ठीक है, अपना खोल बना लेता है। धीरे धीरे एक एक करके प्रवाल बढ़ते जाते हैं। इस क्रिया के लंबे समय में घटित होने के कारण, ठीक है, लंबे समय तक घटित होने के कारण क्या होता है? एक विस्तृत प्रवाल भित्ति बन जाती है जिसे प्रवाल भित्ति कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 पर। मैंटिल क्या होती है? मैंटिल क्या होती है इसकी बात करेंगे हम। मैंटिल भूपर्वती के नीचे का भाग मैंटिल कहलाता है। इसमें पृथ्वी का अधिकांश आयतन पाया जाता है, ठीक है, इसमें पृथ्वी का अधिकांश आयतन पाया जाता है। इसका औसत घनत्व 4.5 है, ठीक है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह भाग भारी चट्टानों से निर्मित है। ये सिलिकेट की अधिकता पाई जाती है। इसमें मैग्नीशियम लोहा धातु भी मिलता है, ठीक है, सिलिकेट की अधिकता पाई जाती है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है, लोहा धातु भी मिलता है। इस भाग में प्राथमिक तरंगों की गति 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है, 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्थान पर 8.1 प्रति सेकंड हो जाती है। मैंटिल की मोटाई पृथ्वी के अर्धव्यास से 3,500 किलोमीटर है। आइए बात करते हैं मैंटिल की। देखिए पृथ्वी में 3 परतें हैं, आपको मालूम होंगी। पृथ्वी में देखो, यदि पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी है तो पृथ्वी के केंद्र तक जाएंगे आप तो पाएंगे इसमें 3 परतें हैं, ठीक है, पृथ्वी में 3 परतें हैं। ठीक है, तो ऊपर वाली हमारी परत क्या है? ऊपर वाली हमारी क्या है? क्रस्ट है। ऊपर वाली हमारी क्रस्ट है। ये वाली बीच वाली मेंटल है, मेंटल। लास्ट वाली क्या है? ये आंतरिक परत क्या है? कोर है। इस प्रकार से 3 परतें हैं। आप इसमें पढ़ सकते हैं भूपर्वती के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है, यानी क्रस्ट को ही भूपर्वती कहा जाता है।
इस क्रस्ट के नीचे वाला भाग क्या है, मैंटल कहलाता है। पृथ्वी का अधिकांश आयतन पाया जाता है, भाई अधिकांश आयतन पाया जाता है, इस चित्र में आप देख सकते हैं, ठीक है। क्रस्ट की गहराई मात्र 30 किलोमीटर होती है, मैंटल की गहराई उस 30 के बाद 5150 तक पाई जाती है, ठीक है। इससे इसका घनत्व 4.5 होता है, इसका घनत्व औसत घनत्व इसका 4.5 होता है, इसका औसत घनत्व 4.5 होता है, 4.5 होता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह भाग चट्टानों से निर्मित है। इस भाग में सिलिकेट की अधिकता पाई जाती है, ठीक है, ये तो है। अब आइए हम आगे देखते हैं। इस भाग में पाया क्या जाता है, इस भाग में सिलिकेट पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है, ठीक है, लोहा धातु भी मिलता है। और इसमें क्या है, इसमें प्राथमिक तरंगें, जैसे ही आपको मालूम होगा कि प्राथमिक तरंगें जैसे ही इंटर करती हैं क्रस्ट के बाद मेंटल में, तो 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड से बढ़कर के 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड उनकी चाल हो जाती है, उनकी गति हो जाती है, उनकी चाल हो जाती है, ठीक है। मेंटल की मोटाई पृथ्वी के अर्धव्यास से आधी या 3000, क्या लिखा है, 3000 किलोमीटर है, ठीक है। मेंटल की मोटाई क्या है, 3000 मीटर है। अब एक मिनट आप ये समझ लीजिए, मेंटल की गहराई कहाँ से कहाँ तक है। मेंटल की गहराई ऊपर वाली परत क्रस्ट, फिर मेंटल नीचे कोर। यहाँ पर आप देखिएगा मेंटल की गहराई मानी जाती है मुख्यतः, आप कह सकते हो 100 से 5150 किलोमीटर। एक मिनट, 5150 नहीं, 29,700 5150, हाँ 2900 किलोमीटर तक पाई जाती है, 2900 किलोमीटर तक पाई जाती है लगभग। इसलिए कहा जाता है इसकी गहराई जो है इसका 3000 किलोमीटर है, ठीक है, लगभग 100 से। अब इसी मेंटल के ऊपर ऊपरी मेंटल में 100 से 200 के बीच में ही पाया जाता है स्थोनोस्फीयर, दुर्बलता मंडल पाया जाता है। ये बड़ा बढ़िया प्रश्न है, मेंटल के ऊपरी भाग में ही दुर्बलता मंडल पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 9 में। ज्वार भाटा क्या है, ज्वार भाटा किसे कहते हैं। महासागरीय जल में अनेक प्रकार से गतियाँ होती रहती हैं, महासागरीय जल में अनेक प्रकार से गतियाँ होती रहती हैं, ठीक है, जिनमें ज्वार भाटा का अपना अलग महत्व है, क्योंकि इसके द्वारा सागर का समस्त जल प्रभावित होता है। सामान्य तौर पर माना जाता है सूर्य तथा चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण महासागरीय जल का भाग ऊपर उठकर आगे बढ़ता है, जिसको ज्वार नीचे गिरकर पीछे हटने को भाटा कहते हैं, ठीक है, समझिएगा। महासागरीय जल में अनेक प्रकार से गतियाँ होती हैं, जिसमें ज्वार भाटा का अपना अलग महत्व है। ज्वार भाटा बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा समस्त जल प्रभावित होता है सागर का। सूर्य तथा चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण से ज्वार भाटा का जन्म होता है, ठीक है। महासागरीय जल का आगे बढ़ के ऊपर उठना ज्वार और नीचे गिरकर पीछे हटना भाटा कहलाता है। अब इसको हम समझते हैं। देखिए, सागर में ज्वार भाटा, ज्वार मतलब लहरों का ऊपर उठ करके आगे बढ़ना, भाटा मतलब लहरों का नीचे गिर करके पीछे हटना, ठीक है, भाटा कहलाता है। अब ये ज्वार भाटा एक प्रकार की गति है, सागरीय जल की एक प्रकार की गति है। सागरीय जल में बहुत प्रकार से गतियाँ होती हैं, उसमें से एक प्रकार की गति है ज्वार भाटा, ठीक है। इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्व है, आर्थिक रूप से, ठीक है, प्राकृतिक रूप से, जैविक रूप से बड़े ही फायदे हैं ज्वार भाटा के, ठीक है, क्योंकि इसके द्वारा सागर का समस्त जल प्रभावित होता है। देखिए, ये ज्वार भाटा जो है सूर्य तथा चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण महासागर में आता है, ठीक है। सूर्य और चंद्रमा के बल से क्यों, देखिए ये आपकी यदि पृथ्वी है, इसको देखिए, यदि आपकी ये पृथ्वी है, आपकी ये नीले कलर से ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, और इस पृथ्वी जिसका चक्कर लगाती है वो सूरज, ये सूरज है आपका, ठीक है, सूरज है कि नहीं, पृथ्वी है, ये सूरज है, और यहीं पर ये चंद्रमा है आपकी, यहाँ पर चंद्रमा है। तो सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी यदि एक सीध में होते हैं, वो सीध, ये सूरज है, ठीक है, ये चंद्रमा है, सूरज की तुलना में इतनी ही बड़ी है, और यदि ये पृथ्वी है, जब ये एक सीध में होते हैं, कभी एक सीध में होते हैं, तो क्या होता है कि सूरज और चंद्रमा दोनों एक साथ पृथ्वी को खींचते हैं, ठीक है, पृथ्वी को खींचते हैं, तो पृथ्वी को तो खींच नहीं पाएंगे, तो पृथ्वी पर जो हल्की चीज़ें हैं वो ऊपर उठने लगती हैं। हल्की चीज़ें में जैसे आप जल ले सकते हो, एक बहावदार और हल्की चीज़ें, तो जो सागर का जल है वो जल
पृथ्वी और सूर्य की तरफ आकर्षित होने लगता है। जब वो आकर्षित होता है तो गुरुत्वाकर्षण ज्वारीय बल, इसी को ज्वारीय बल कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण नहीं, तो ज्वारीय बल कहा जाता है। चंद्रमा, ठीक है, ये सन है, ये मून है, चंद्रमा, सूरज और चंद्रमा की शक्तियों से पृथ्वी के जल को जब ऊपर की तरफ खींचा जाता है तो उसी को जो है ज्वार भाटा कहा जाता है। ठीक है, खींच करके खींचा जाता है उसको ज्वार कहा जाता है। जब जल ऊपर जाएगा तो उतना जल गिरेगा तो नीचे भी जाएगा, अब नीचे जाने को भाटा कहते हैं, और इस खींचे जाने वाले बल को ज्वारीय बल कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूकंप क्या है? भूकंप समझते हैं। भूकंप सामान्यतः भूकंप दो शब्दों से मिलकर बना है, भू तथा कंपन। भू तथा कंपन से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का कांपना। पृथ्वी का कांपना, पृथ्वी का आकस्मिक हिलना ही भूकंप कहलाता है। नाम आपने सुना होगा बहुत बार, लेकिन भूकंप को एक जब परिभाषित करने के लिए कह दिया जाए तो आपको शब्द नहीं मिलते हैं। सीधी बात है, भूकंप वह है जिससे पृथ्वी हमारी कांप जाती है। पृथ्वी का हिलना डुलना कांपना भूकंप कहलाता है। पृथ्वी में कंपन होना भूकंप है। ठीक है, पृथ्वी का आकस्मिक हिलना भूकंप कहलाता है। पृथ्वी, अब भूकंप क्यों आता है ये महत्वपूर्ण है, कहाँ आता है ये भी महत्वपूर्ण है जानना, कैसे आता है, भूकंप की संरचना क्या है, ये वैज्ञानिक चीज़ें हैं। ठीक है, सामान्य चीज़ें तो व्यवहारिक रूप से आप जानते हो भूकंप क्या है। भूकंप जो है हिलना पृथ्वी का भूकंप है। पृथ्वी का धरातल कई शक्तियों द्वारा प्रभावित होता है। यह शक्तियाँ कुछ रचनात्मक होती हैं तो कुछ विनाशनात्मक होती हैं। देखिए, कुछ रचनात्मक शक्तियाँ हैं, कुछ विनाशनात्मक शक्तियाँ हैं। अब भूकंप, ज्वालामुखी, ये तो विनाशकारी शक्तियाँ होती हैं। धरातल को, भूकंप को धरातल की विनाशात्मक शक्ति के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल, यह धरातल पर अचानक आकस्मिक रूप से उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न होने से समाप्त होने तक धरातल में विशाल रूप में परिवर्तन हो जाता है। बिल्कुल भाई, बड़े बड़े भूकंप हमने देखा है, हमने झेला है। ठीक है, हमारे भारत में तो भूकंप कम आते हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे भूकंप आता है। भारत को भूकंप सेंसिटिव जोन में बांटा गया है, हम तो एक्सेप्ट जोन में आते हैं हम लोग। तो भूकंप में ही आप जानते हो कि पीएसएल नामक तरंगे चलती हैं। कितनी तरंगे चलती हैं? पीएसएल, प्राथमिक सेकेंडरी और जो है धरातलीय तरंग। ठीक है, प्राथमिक तरंग, द्वितीय तरंग, तृतीयक तरंग। तो प्राथमिक जो है जो सबसे पहले आती है भूकंप में, पहला झटका। दूसरा झटका जो है द्वितीयक तरंग द्वारा, तीसरा झटका धरातलीय तरंग द्वारा। सबसे भयंकर विनाशकारी तीसरा झटका होता है। पहली तरंग तो बहुत तेज़ी से आकर निकल जाती है, जिसे हम महसूस ही करते हैं। दूसरा झटका और तेज होता है, तीसरा झटका ही सर्वाधिक विनाशकारी होता है। ये धरातल के चारों ओर चलती हैं। ठीक है, ठीक है। अब भूकंप क्यों आता है इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। भूकंप क्यों आता है समझिएगा। पृथ्वी के अंदर, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर जो है बहुत सारी चट्टानें हैं, आपको मालूम होगा, और बहुत सारे पदार्थ हैं, रेडियोएक्टिव पदार्थ हैं, बहुत सारी चट्टानें हैं। अब ये सारे पदार्थ, ये सारी चट्टानें, ये पदार्थ, ये चट्टानें, ये प्लेटें हैं, पृथ्वी के अंदर प्लेटें भी हैं, आपको मालूम होगा। ठीक है, जब प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, एक दूसरे से जब टकराती हैं, हमारी क्रस्ट प्लेटों से मिलकर बनी है। जब ये प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, जब प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तब क्या होता है? भूकंप आता है। तब भूकंप आता है, तब भी भूकंप आ सकता है। यही प्लेटों का टकराना ही एक कारण नहीं है। ये कि प्लेटों का, मैं कहूँ कि प्लेटें जब टकराती हैं क्रस्ट की, टकराना ही एक कारण नहीं भूकंप का। हमारे इस क्रस्ट के नीचे जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, जब ये रेडियो एक्टिव पदार्थ, ठीक है, पदार्थ बिल्कुल चट्टानों को पिघला देते हैं, और चट्टानों को जब पिघला देंगे फिर क्या होगा? पिघलाने के पश्चात जब चट्टानों को ये पिघला देंगे, ठीक है, ये चट्टानों को पिघला देंगे, इसके उपरांत जो इसके नीचे से गर्मी रहेगी, चट्टानों के नीचे की गर्मी, वाष्प जो, ठीक है, मैग्मा, वो क्या करेगा? बाहर निकलने का प्रयास करेगा। बाहर निकलने का प्रयास करेगा तो प्रयास के दौरान जो है ये चट्टानों पर धक्का मारता है। ऊपर धक्का मारेगा कि नहीं? जब ऊपर धक्का मारेगा, चारों जब धक्का मारेगा, इसके अंदर जो चीज़ें हैं, गर्म चीज़ें हैं, वो ऊपर धक्का मारेंगी। जब धक्का मारेंगे तो क्या होगा? ऊपर की क्रस्ट हिलेगी। जब ऊपर की क्रस्ट हिलेगी तो इससे भूकंप आएगा। धक्का और ज़ोरदार होगा तो क्रस्ट फट भी जाएगी। जब क्रस्ट फट जाएगी तो क्या होगा? तो फिर ज्वालामुखी आ जाएगी। ठीक है, तो यही प्रक्रिया होती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर शैलेशधरी महोदय ने कहा है कि भू प्राकृतिक कारणों से जब पृथ्वी की सतह कांपने लगती है तो इसको भूकंप कहते हैं। मानव के लिए धरातल के धक्के खाना कंपन, मानव के लिए धरातल के धक्के खाना कंपन द्वारा हिलना ही भूकंप है। अब प्रश्न नंबर 11, भूपर्वतीय क्रस्ट। हमने क्रस्ट को ऊपर भी पढ़ा था एक बार। ठीक है, सबसे पहली परत है क्रस्ट, ETC। आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें हम दोबारा पढ़ भी चुके होंगे क्योंकि हम बहुत डीप में पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, हमने 10 प्रश्नों को पढ़ा, अब आगे हम पढ़ेंगे किसी अगले वीडियो में।
ठीक है, धन्यवाद। आप इसको बहुत ही ध्यान से और धैर्यपूर्वक पढ़िए, सारी बातें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, धन्यवाद। चलते हैं, मिलेंगे आपसे किसी एक नए वीडियो में फिर।